हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज ऋषि जी। इन द प्रीवियस वीडियो जो मैंने मेंस लर्निंग सीरीज का स्टार्ट किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था जीएस पेपर वन एनालिसिस। उसमें किस तरीके से हमारा एनालिसिस यूजुअली थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है, जो कोर लर्निंग के बजाय कुछ और हम लोग फोकस करने लगते हैं, हम लोग मॉडल आंसर्स को चेज करने लगते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई डिस्कस द प्रीवियस पेपर विच वॉज जीएस पेपर वन। नाउ हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीएस पेपर फोर। जीएस पेपर फोर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का हम लोग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से व्हाट आर द कोर लर्निंग्स एंड कोर टेकअवेज फ्रॉम हियर। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो इस लेक्चर का पर्पस हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर। देन विल बी कवरिंग द की टेकअवेज, हमारे इस वीडियो से क्या टेकअवेज होने चाहिए, और इन जनरल जीएस पेपर फोर के एनालिसिस से क्या टेकअवेज हैं जो मैंने पर्सनली एनालाइज किया है। दैट टू ये मैं आउटसाइड द एग्जाम हॉल से नहीं बल्कि विद इन सिटिंग इन द एग्जाम हॉल उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। देन ऑब्वियसली दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कवरिंग। फिर उसके बाद वेदर पेपर वॉज डिफिकल्ट और व्हाट वाज द लेवल ऑफ पेपर, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब उन सारे क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या थे, एंड फाइनली द लर्निंग्स फॉर द मीन्स 2025 एस्पिरेंट्स। ठीक है। अब इस वीडियो का मेजर पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस ये है कि जैसे अभी इस ईयर के जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने मीन्स लिखा है, ऑब्वियसली दे वुड नॉट बी फाइंडिंग इट मच ऑफ यूज। अगर उन्होंने दिया है पेपर और उन्होंने खुद ने एनालाइज किया तो इट इज़ नॉट ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। लेकिन ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल हु अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स 2024, लेकिन वो प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही कुछ टाइम लेकर उन्होंने अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। नाउ बाय दिस टाइम प्रोबेबली ये नवंबर अक्टूबर एंड है, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन एटलीस्ट मेंस रिलेटेड टॉपिक्स का काफ़ी हद तक कवर होना चाहिए। अब उसको असिस्ट करने का तरीका क्या है? एंड वंस यू आर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग, जैसे मान लीजिए कि आपका एथिक्स का सिलेबस हो चुका है, लेकिन आंसर राइटिंग का जो इनर्शिया होता है उसको कैसे ब्रेक करें, उसको कैसे ओवरकम करें, एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दैट। एस्पिरेंट्स के अंदर मतलब इन जनरल ये डिलेमा होता है कि हमें किस चीज़ों को कवर करना चाहिए, आंसर कितना बेहतरीन लिखना है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करें, क्या चीज़ छोड़ें। और इसी के बेसिस पर ही मार्क्स डिटरमिन होता है फाइनल रिजल्ट्स में जो काउंट होता है। तो दैट इज द रीजन वाई यहाँ पर इस पेपर के एनालिसिस से आई एम डैम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, स्पेसिफिकली टू ब्रेक योर आंसर राइटिंग इनर्शिया जो है। और आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि हम स्टार्ट कैसे करें, स्पेसिफिकली एथिक्स। मतलब कि आपका जीएस का जनरली हमारा फोकस ये होता है कि जीएस पेपर वन टू थ्री का हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन हम लोग एथिक्स और ऐसे ये दोनों टॉपिक्स जो होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा, ये दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, लेकिन वो कई बार हमसे छूट जाते हैं, कई बार हमारे वो लर्निंग इकोसिस्टम में, लर्निंग प्रोसेस में प्रपोर्शनेट टाइम नहीं मिल पाता है। एंड दैट इज द रीजन वाई फाइनल सिलेक्शन में काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग उस चीज को हम लोग ओवरकम करेंगे, स्पेसिफिकली एथिक्स में किस तरीके का एथिक्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या उसका टेम्परामेंट होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। क्योंकि जनरल जीएस टाइप के आंसर्स यहाँ पर नहीं लिखे जाते हैं, इट हैज डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर। ठीक है। और तीसरा कि आपको इस मतलब जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारा जो नोट्स होना चाहिए, नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, सो दैट कि वी कैन यूटिलाइज दीज नोट्स टू राइट गुड आंसर। क्योंकि अगर हमारा नोट्स हमारे आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क के हिसाब से अलाइंड नहीं होगा तो इट वुड बी लाइक वी आर गेटिंग टू मच नॉलेज बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर मार्क्स। ठीक है। तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। अब आते हैं हमारे की टेकअवेज पर। यहाँ पर की टेकअवेज, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज दैट, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपकी जो स्पीड होती है इन जनरल जीएस पेपर में, वो थोड़ा सा यहाँ पर जीएस पेपर के कंपैरिजन में एथिक्स में आपको बढ़ानी पड़ती है। ऑन एन एवरेज जीएस पेपर में 10 मार्कर्स के लिए हमें 7 to 8 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है, जबकि यहाँ पर एथिक्स में जो 10 मार्कर्स होते हैं उसके लिए आपको 6.5 मिनट ऑन एन एवरेज आपको देना होता है। और गिवन द फैक्ट दैट कि अगर क्वेश्चंस अगर लेंदी हो, जैसे इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो काफी लेंदी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, तो उसको रीड करने में ही कम से कम 20-30 सेकंड्स जा रहे थे, और फिर उसको री रीड करना, सो वहां पर टाइम मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट होता है इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। और जो आपका केस स्टडी होता है, केस स्टडी वी यूजुअली अलोकेट 15 मिनट्स, क्योंकि ओवरऑल जो 10 मार्कर्स होते हैं वो 13 क्वेश्चंस होते हैं, और 15 मार्कर्स जो 20 मार्कर्स जो होते हैं, जो हमारे केस स्टडीज होते हैं, उनको हम लोग 15 मिनट्स एलोकेट करते हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इट वुड बी कमिंग अराउंड 180 मिनट्स आपका ओवरऑल टाइमिंग बनता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पूरे प्रिपरेशन के प्रोसेस में भी ऑलवेज रन बिहाइंड कंटेंट। हमें कंटेंट कितना कंसोलिडेट कर ले, कितना अच्छा बना ले, कितना एग्जाम्पल सपोर्ट कर दे, कितना बेहतरीन तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश कर पाए। लेकिन उसके चक्कर में हमें कई बार हम क्वेश्चन छूट जाते हैं, अगर हमारे हमने ढंग से टाइम मैनेजमेंट को अपने प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं किया है। तो दिस इज व्हाट माय सजेशन इज दैट कि टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है।
तीसरा कि हम जो भी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो रेलेवेंट होगा एंड वी विल बी एडिंग सम क्रिएटिव एलिमेंट्स ऑल्सो। मतलब जैसे मैंने बहुत सारे मॉडल आंसर्स भी यहाँ पर जो लोग शेयर करते हैं उसके अगेंस्ट मैं इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें वो मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में दे देते हैं। मतलब कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट बोला है तो दे वुड बी गिविंग स्टैंडर्ड आंसर्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो जो आंसर्स हम लोग लिखेंगे दैट नीड्स टू बी रेलेवेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 50 कीवर्ड बनाकर रखे तो उन कीवर्ड को ही सीधे यूज करना है। कीवर्ड को यूज करने का मार्क्स इन माय ओपिनियन नहीं होना चाहिए, रादर मार्क्स मिलना चाहिए वेदर वी आर एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट, वट एवर आर्ग्यूमेंट्स विच वी आर मेकिंग इज इट रेलेवेंट और नॉट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि जैसे पहले जो क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर्स में, जनरली जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते थे वो एकदम डायरेक्ट होते थे। जैसे सिविल सर्विसेज की वैल्यूज पूछ लिया, या फिर वो पूछते हैं कि व्हाट इज द एथिकल डिलेमास व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द सिविल सर्वेंट, या फिर हाउ अ सिविल सर्वेंट शुड टेक अ डिसीजन, या फिर इन जनरल इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टैंडर्ड सिलेबस से आते हैं, जो कि स्टैटिक इंस्पायर्ड होते हैं, वो यूजुअली पूछे जाते थे। बट दिस टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर अप्लाइड इन नेचर व्हिच रिक्वायर्ड एनालिटिकल अप्रोच। तो जो बेसिक जो ट्रेंड पहले था स्टैटिक, नाउ दिस टाइम इट इज मोर अबाउट अप्लाइड एथिक्स। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज ये है कि मतलब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमें जब भी क्वेश्चन पढ़ना था तो इस बार के जो क्वेश्चन होते थे फर्स्ट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन वी हैव टू इंटरप्रेट इट, देन वी आर सपोज टू ट्रेस इट बैक टू द सिलेबस कि वो सिलेबस के किस पार्ट से आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल सेंस में उसको क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो इट वाज नॉट डायरेक्टली एबल, यू माइट नॉट बी एबल टू डायरेक्टली एबल टू कोरिलेट विद इट विद द सिलेबस। तो वो जो बैक ट्रैकिंग होती है सिलेबस के एलिमेंट से उसको कनेक्ट करना होता है, वो चीज पहले एस्टेब्लिश करना होता है एंड देन वी आर सपोज टू स्टार्ट द आंसर्स। और इस आंसर को मतलब कि जब कभी भी अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, जब हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड। मतलब रोट लर्निंग का जो अप्रोच होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि 50 कोट रट लो, या फिर 30 एग्जाम्पल्स याद कर लो, ये कीवर्ड्स याद कर लो, इस कीवर्ड्स को कैसे भी यूज करना है, दीज मतलब क्विक ट्रिक्स जो होते हैं जनरली हम लोग बनाते हैं वो कई बार हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स। जब तक वो पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होता है तब तक उसका आंसर्स को वो डेप्थ और वो इंटेलेक्चुअल ट्रेड जो हमें रिफ्लेक्ट करना है वो तब तक वो झलकता नहीं है। एंड अंटिल अनलेस दैट इज नॉट विजिबल, अंटिल अनलेस इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर आंसर, यूजुअली डिफिकल्ट होता है चीजों को मतलब एग्जामिनर को कन्विंस कर पाना। एंड देन हमें क्वेश्चंस जो भी आए, जो भी क्वेश्चंस है, हमें इंश्योर ये करना है कि वी आर रीसर्कुलेटिंग इट बैक टू द कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस। बिकॉज जब तक सिलेबस के कीवर्ड्स स्पेसिफिकली एथिक्स में कवर मतलब उसको यूज नहीं किया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तब तक इट इज वेरी प्लेन और बेसिक आंसर्स यूजुअली मतलब डिफिकल्ट होता है उसके रिवॉर्ड मिलने का, मार्क्स मिलने का। और जो मतलब हमारा अप्रोच होना चाहिए इन जनरल वो होना चाहिए कि एक सिंपल लैंग्वेज यूज करें और डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स लाएं, जो कि मैं अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन विल डेफिनेटली सी दैट थिंग एज वेल। और फाइनली इस बार के केस स्टडीज का जो इन जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि प्राइवेट केस स्टडीज इस बार थोड़े ज्यादा थे। और एक बात ध्यान में रख लेना कि मतलब एक मैं बेसिक सा डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, कि ये वीडियो होगा थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट हैव पेशेंस, वॉच इट टिल द एंड। आपके सारे के सारे जो इन जनरल जो डाउट्स होते हैं आंसर राइटिंग को लेकर वो मोस्ट मोस्ट ऑफ देम वुड डेफिनेटली बी गेटिंग रिजॉल्व इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक देख लेते हैं, बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि इट इज वेरी मच ऑब्वियस टू एवरीबॉडी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन जीएस पेपर 4 व्हिच आर गेटिंग आस्क्ड। एक होता है थियरी टाइप क्वेश्चन, एक होता है कोड बेस्ड क्वेश्चन एंड तीसरा इज केस स्टडीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थियरीज जो होते हैं वो स्टैंडर्ड थियरी से पूछे जाते हैं जो कि इस बार अप्लाइड नेचर के ज्यादा थे। कोड बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि कुछ बहुत ही रिनाउंड फिलोसोफर्स होंगे या फिर कोई भी एस्टैब्लिश लीडर्स होंगे, उनके कोट्स को वो देंगे और फिर उस कोट से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है। वी हैव टू टेक स्टैंड इन द सपोर्ट और इन अगेंस्ट द कोट विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। और तीसरा जो होता है वो होता है केस स्टडी। थियरी के 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 सब पार्ट्स होते हैं, तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन होते हैं। कोड बेस्ड क्वेश्चन के जो होते हैं वो एक क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज 30 मार्क्स। और केस स्टडीज होते हैं रिमेनिंग 6 क्वेश्चन 20 मार्क्स इज, जबकि टोटल 120 मार्क्स होता है। तो एज यू कैन सी सेक्शन ए का पार्ट होता है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 सब क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 टोटल 130 मार्क्स का होता है पार्ट 1 सेक्शन ए। सेक्शन बी में जो होता है वो होता है केस स्टडीज, वहां पर 6 केस स्टडीज पूछे जाते हैं 20 मार्क्स ईच, ओवरऑल 120 मार्क्स होता बनता है। when we combine it all together then it will be giving us 250 marks का पेपर बनता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या की टेकअवेज हैं एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर। एकदम एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके डिमांड को देखेंगे एंड देन वील ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। और मैंने कुछ माइंड मैप्स यूज किए हैं टू एक्सप्लेन इट इन इजियर एंड वेरी एफिशिएंट वे। ठीक है, चलो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the application of artificial intelligence as a dependable source of input
for administrative rational decision making is debatable issue. Critically examine the statement from ethical point of view. इस क्वेश्चन को ethical point of view से हमें AI का यूज डिसीजन मेकिंग में कैसे करना है, वो इस क्वेश्चन का हमें इसमें आंसर देना है, राइट। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है कि ओवरऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द एआई एंड दैट टू। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द लोग जो आंसर्स दे रहे हैं वो बेनिफिट्स ऑफ एआई और चैलेंजेस ऑफ एआई जनरली वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, इट इज अबाउट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई इन एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये चीज यहाँ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है, ये कॉन्टेक्स्ट और ये रेलेवेंस हमें समझना है कि इन जनरल एआई के बेनिफिट्स और डिमेरिट्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर उसका डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है वो चीजें पूछी जा रही हैं। एंड फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट द एथिकल प्रिंसिपल्स व्हिच आर नीडेड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, राइट। इस चीज को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मतलब एआई का एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। तो सबसे बेसिक सी चीज ये है कि जैसे हम लोग गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क होता है, गवर्नेंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज इट्स रोल इन गवर्नेंस इटसेल्फ, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू एनालाइज दिस डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है वो हम लोग को गवर्नेंस के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो गवर्नेंस में क्या चीज रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, देन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है एंड देन वी फोकस ऑन द मॉनिटरिंग, राइट। तो इसी तीनों फ्रेमवर्क, इसी तीनों सब पार्ट्स में हमें एआई के इन्वॉल्वमेंट को हमें हाईलाइट करना है। तो जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अगर हम लोग इसके एआई के बेनिफिट्स को देखें तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अगर हम लोग करते हैं, लेट्स से किसी एक एरिया में अगर जैसे पेंडेमिक है या फिर एपिडेमिक या फिर डिजीज आउटब्रेक हो रहा है, तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए अगर हमारे पास डेटा है कि उस एरिया में इतने लेट्स से विक्टिम्स हैं, इतने पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को डेटा को देखकर हम लोग एक बहुत ही लॉजिकल और एफिशिएंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम लोग कर सकते हैं। एक तो हो गया डिसीजन ड्रिवन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में। दूसरा होता है किसी भी पॉलिसी को इम्पैक्ट, पॉलिसी के इम्पैक्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी एक टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, कोई नया टैक्स हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, उस नए टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा वो हम लोग कोई एक एआई मॉडल बनाकर उसमें उसको सिमुलेशन के फॉर्म में हम लोग उसे एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को देखना कि कोई एक पॉलिसी अगर हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे इन द रियल वर्ल्ड, देन वी नीड टू गॉज द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, वेदर पीपल आर व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। तो वो हमारे जो मॉडल्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इन जनरल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो लोगों का रिस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व करके वी कैन टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम लोग बना सकते हैं। अब जब हम लोग इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इंप्लीमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो एक तो होता है कि हमारा जो रिसोर्सेस हैं उनका एलोकेशन सही है कि नहीं सही है। कई बार हमारा जो रिसोर्स होता है वो अर्बन, जैसे मान लो कि एआई का यूज हम लोग अर्बन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट को बनाने में अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर कितना रिसोर्स हम लोग एलोकेट करें कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो एफिशिएंट हो। तो या फिर कोई भी सर्विस हम लोग डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग को ये देखें कि हमारी सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग आईआरसीटीसी का जो है उसमें आस्क दिशा करके एक आता है, मतलब यहाँ पर राइट साइड में ऐसा आस्क दिशा का एक मतलब चैटबॉट होता है। तो वो क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को बेसिक डाउट्स है, दैट पर्सन कैन पुट द क्वेरी इन द चैटबॉट और उस चैटबॉट उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग एआई ओवर देयर टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस, जो कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात कर रहे हैं। और वैसे ही बहुत सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या फिर स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है या फिर कोई भी लेट्स से नया लाइट बिल का कनेक्शन लेना है या फिर बैंक में आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब इस या फिर जनधन अकाउंट खोलना है, कोई भी इस टाइप की जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करना है तो उसके प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है वेरिफिकेशन के फॉर्म में, ताकि चीजें बहुत ही क्विक और एफिशिएंट हो। और एआई सिस्टम बहुत ही स्पेसिफिक और प्रिसाइज होता है, तो वहां पर जो जो मैनुअल जो चैलेंजेस होते हैं, एक पर्सन अगर इन्वॉल्व है, ह्यूमन इंटरवेंशन अगर होते हैं तो कई बार उससे चीजें मिस हो जाती हैं। तो वो चीजें मिस होना जो उसकी जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरीके से मिनिमाइज हो जाती है। तो दिस इज द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नाउ कमिंग टू द मॉनिटरिंग। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हम लोग ने एआई का यूज देख लिया, इंप्लीमेंटेशन में देख लिया, सेम गोज फॉर मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में वी कैन गेट इनटू द फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब कि एआई की इंटैक्ट सिस्टम में अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग को सस्पिशियस फाइलिंग को हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन का मतलब कि इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग टू मच ऑन देयर लाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उसका एक डेटा बेस या फिर उसका एक रिकॉर्ड होगा, उसका सोशल प्रोफाइल होगा। और अगर वो जब टैक्स पे कर रहा है तो उस समय वो दिखा रहा है कि ही इज हैविंग हार्डली 10 lakhs और 20 lakhs ऑफ इनकम। तो जो एआई सिस्टम होगा इट वुड बी एबल टू स्क्रैप द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो उसका डिफरेंट असेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हो, उन सबको इंटीग्रेट करके ये चेक कर पाएगा कि क्या ये ऑथेंटिक है या फिर उसमें उन्होंने एनीवन हु इज फाइलिंग द मतलब जो भी इनकम टैक्स फाइल कर रहा है वो उसमें फ्रॉड है या नहीं है। तो इस तरीके से
उसको मॉनिटर किया जा सकता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में, क्योंकि जब चीजें डॉक्यूमेंटेड होगी बहुत ही रैश, तब डिसीजन मेकिंग बहुत ही रैशनल और लॉजिकल होगा। अगर डॉक्यूमेंटेड रैशनल और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होगा तो उसमें अकाउंटेबिलिटी को सेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मतलब ईजी हो सकता है। सो इन दिस वे एआई कुड बी हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग, स्पेसिफिकली इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई इन गवर्नेंस। तो अब इसके चैलेंजेस क्या है? एक तो क्या हो सकता है कि एल्गोरिथम बायस। एल्गोरिथम बायस का मतलब ये होता है कि जो आपने, क्योंकि एआई वुड बी रनिंग ऑन अ स्पेसिफिक मॉडल विच वुड बी मेकिंग, और उस मॉडल का कोई ना कोई एक एल्गोरिथम होगा, तो अगर वो एल्गोरिथम ही बायस्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स भी बायस्ड आएंगे। जैसे अमेजॉन का जो एक रिक्रूटमेंट एआई सिस्टम था, उसमें ऐसा देखा गया कि इट वाज फेवरिंग मेल ओवर द फीमेल। तो ये जो बायस होता है, ये बायस को कैसे आप ओवरकम करोगे? तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। दूसरा आता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का। जैसे एआई इन जनरल इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, मतलब कि ये इस डिसीजन पर कैसे आ रहा है, उसका लॉजिकल फ्लो क्या है, वो तुमको नहीं पता चलेगा। यू वुड बी नोइंग द डिसीजन, बट हाउ दे केम टू दैट डिसीजन, दैट इज नॉट नोन टू पीपल। तो वो जो चीज होती है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, वो एक चैलेंजिंग। और तीसरा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दोगे। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल, एक ऑफिसर अगर डिसीजन ले रहा है तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन द ऑफिसर। लेकिन एआई के सिस्टम में क्या होगा कि आप किसको उस डिसीजन की जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस पर दोगे? क्या वो डेवलपर पर दोगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पर दोगे, या फिर एआई सिस्टम जो खुद डिसीजन दे रहा है उस पर दोगे? मतलब जिसने कोड किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असर्टन करने की चीज होती है, दिस इज अनदर चैलेंज। सेम गोज फॉर फेयरनेस एंड प्राइवेसी की बात होती है कि कई बार चीजें अर्बन इकोसिस्टम में ज्यादा फेवर की जाएंगी विज विज रूरल इकोसिस्टम, अगर एआई को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्राइवेसी इज डेफिनेटली अ मेजर कंसर्न। सेम गोज फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो, ह्यूमन कंपैशन का जो एलिमेंट होता है वो कई बार मिस आउट हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग को, अगर थर्ड पार्ट जो है एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए ताकि हम लोग एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश कर पाए, एक इंक्लूसिव एआई का जो जो इस समय का डिमांड है वो हम लोग इंश्योर कर पाए। और मतलब उसके लिए जैसे ओईसीडी का एक एआई प्रिंसिपल है, वो हम लोग उससे हम लोग एक मतलब लर्निंग ले सकते हैं। वैसे ही इंक्लूसिव एआई जो कि एक क्लैरियन कॉल है नीति आयोग का, एआई फॉर ऑल, जो कि इक्विटी, डाइवर्सिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है, वो चीज जो है वो इंक्लूसिव एआई को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड फाइनली यूनेस्को का जो एथिक्स है, यूनेस्को एथिक्स स्पेसिफिकली जो उसके रिकमेंडेशंस है वो इस तरीके से है कि एआई एथिक्स और एथिकल इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी एआई के यूजर्स के पहले उसका इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। सो इन दिस वे इफ वी आर एबल टू, और हमारे जो नोट्स होने चाहिए वो इसी ही स्ट्रक्चर में होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग उसके, और जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं और सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, तो दिस विल मेक यू क्विक रिवीजन रिगार्डिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से चीजों को अगर हम लोग करते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट ऑफ ग्रेट हेल्प। और नाउ कमिंग टू द थिंग इज दैट कि हम लोग ये इसमें, अगर आपको चाहिए कि अगर आपको कीवर्ड्स यूज करना है तो सेवन सीन्स ऑफ जो गांधी जी था उसमें से साइंस विदाउट मोरालिटी वाला जो पार्ट है, एआई का यूज करें विदाउट मोरालिटी, वो वाली चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर मिल का जो यूटिलिटेरियनिज्म है कि मतलब कि एआई शुड बी सर्व ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल, तो वो वाली चीज हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। और ये जो क्वेश्चन है आपका जो सिलेबस का जो प्रोबिटी इन गवर्नेंस और एथिकल एथिकल कंसर्न्स इन टेक्नोलॉजी, ये जो टू मेजर पार्ट्स हैं, उससे ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, सो आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप कि ये चीजें सेंस बना रही हैं। ओके, लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Right? ये कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्लेन द की डिमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन, जो ह्यूमन एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे एथिक्स के की डिमेंशंस क्या है वो हमें हाईलाइट करने हैं। डिस्कस हाउ दीज डिमेंशंस शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की डिमांड क्या है? एक तो है कि हमें एथिक्स के की डिमेंशंस को हमें हाईलाइट करना है। दूसरा, हाउ डज इट इम्पैक्ट द एक्शन, इम्पैक्ट ऑन एक्शन, मतलब सिविल सर्वेंट्स के एक्शन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जो की डिमेंशंस ऑफ एथिक्स होते हैं उसका। और तीसरा, इसका प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है, जैसे चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग के फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक बहुत ही हाइंस डिलेमा, एक बहुत ही फेमस एथिक्स में डिलेमा हम लोग मतलब पढ़ते हैं, जो कि जिसमें एक ओल्ड एज लेडी होती है, शी इज वेरी वेरी नीडी, उसको मतलब कि किसी भी स्कीम की जरूरत है, बट शी इज नॉट हैविंग डॉक्यूमेंट्स। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास सही सारे, लेट्स से कि उस बेनिफिशियरी के पास घर होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, और ये सारी चीजें अगर नहीं है, तो फिर हाउ विल यू बी एबल टू हेल्प दैट पुअर लेडी? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, एथिकल डिसीजन मेकिंग के की डिमेंशंस क्या है,
ये इस क्वेश्चन को में हमें हाईलाइट करना है। तो इसमें की डायमेंशंस को जब हम लोग हाईलाइट करते हैं तो एक मतलब एक तो ये वाला अप्रोच है कि अगर हम लोग बात कर लें कि बोल दे कि मेटा एथिक्स वाला एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि राइट और रॉन्ग का क्या, जो कि कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाली बात बोली थी उसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो ऋग्वेदा का जो धर्मा प्रिंसिपल है वो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर डियोंटोलॉजी जो अभी मैंने बोला कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, वो चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर हम लोग की डायमेंशंस में हम लोग बात करें किसी भी एथिकल डिसीजन मेकिंग में, हम लोग बात कर सकते हैं ऑनेस्टी की, इंटीग्रिटी की, एम्पैथी की, अकाउंटेबिलिटी की। तो ये जो की डायमेंशंस होते हैं हम लोग मतलब इसको हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट कि हमें जब इस टाइप के कीवर्ड्स को यूज करते हैं और उसको प्रैक्टिकल सेंस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसमें हम लोग रूल बेस्ड चीजों को बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि चीजें ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। तो जब हम लोग इस चीज को हम लोग मेंशन करते हैं तो और एथिक्स के कीवर्ड्स के साथ, देन इट इज मोर मतलब it would be more logical for examiner to give you better marks। क्यों? क्योंकि you are using established keywords of the subject। जैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो गया, वहां पर वो एक्चुअल एथिकल बिहेवियर की बात करता है, रिगार्डिंग माय पॉइंट। फिर वैसे ही एथिक अप्लाइड एथिक्स में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बायो एथिक्स, जो बेसिकली होता है कि हम लोग कोई भी चीजों को यूज कर रहे हैं, लेट्स से वी आर यूजिंग एनी मेडिसिन, तो मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, कोई भी वैक्सीन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। तो ये की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स हो जाते हैं कि वी वुड बी अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग आवर सर्विस आवर ड्यूटी। हमें फेयरनेस को इंश्योर करना है। ये नहीं कि किसी एक चीज को लेकर हम लोग को पकड़ के रख लेना है। मतलब जो एंड वर्सेस मींस का जो डिबेट होता है उस चीज को हमको हाईलाइट करना है कि किस तरीके से, लेट्स से वेल्थ क्रिएशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, वेल्थ क्रिएशन इज अ, देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन इट शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी एबल टू कर्व द इम्पल्सेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि क्योंकि अगर हम आप लोग इम्पल्स, अगर कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी ह्यूमन अगर इम्पल्सिव डिसीजन लेता है तो इट वुड नेवर एवर बी बेनिफिशियल। तो ये की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में आता है कि यू शुड बी giving a critical thinking। मतलब you should never be bending before the established जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जो स्टिग्मा सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, कोई एक ऑस्ट्रेसाइजेशन हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट हमें चीजों को स्टैंड लेना है। तो दीज थिंग्स वुड बी की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। राइट नाउ एथिकल डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जब हम लोग आउटकम के बेसिस पर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल जनधन योजना जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को हाईलाइट कर रहा है, मतलब उसका टारगेट है। अब यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग द पॉजिटिव आउटकम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सिमिलरली जो ड्यूटी डियोंटोलॉजी जो बात करती है वो बात करती है ड्यूटीज और रूल्स की। फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स को जो इलेक्शन कोड है उसको एनफोर्स करना चाहिए, उनकी मोरल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल आउटलुक उसको दिखाता है। फिर वैसे ही अगर हम लोग बात करें राइट्स एंड जस्टिस का, तो व्हेन वी आर ऑफरिंग सर्विसेज, ऑफरिंग लेट्स से मनरेगा वर्क फॉर मनरेगा वर्क, अगर हम लोग राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग को फेयरनेस और प्रोटेक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल को हमें अपहोल्ड करना चाहिए। सिमिलरली कैरेक्टर यानी कि वर्च्यू एथिक्स को भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कि किरण बेदी मैम, जिन्होंने प्रिजन रिफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने फोकस किया था कि किस तरीके से प्रिजनर्स को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उनको रिफॉर्म किया जा सकता है, उनको मतलब कि हर हर डिसीजन वाज गाइडेड बाय द ऑनेस्टी एंड एम्पैथी। शी वाज ऑनेस्ट, शी वाज हैविंग अटमोस्ट वर्चुअस एक्ट, कि वो एम्पैथेटिक है प्रिजनर्स को। एनीबॉडी कैन कमिट क्राइम, बट उस क्राइम को करने के बाद एवरीबॉडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। तो वो जो चीज है वर्च्यू एथिक्स, उस चीज को हम लोग को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए कि ये हमारा प्रोफेशनल आउटलुक दिखाता है स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेम गोज फॉर कॉमन गुड, कि मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आधार फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, जैसे फॉर एग्जांपल एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी हमें करनी है फ्रॉम, मतलब कि करप्शन ना हो पाए, इंटरमीडियरीज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको पूरी तरीके से हटाना है। और फिर उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी रीचिंग टू द लास्ट माइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो रियलाइज होना चाहिए। तो ये जो कॉमन गुड का पार्ट है, दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रोफेशनलिज्म एंड सेम गोज फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज वेल। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग इसमें अगर हम लोग को वे फॉरवर्ड देना होगा तो वी कैन टॉक अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को एनफोर्स करना चाहिए, जहां पर एथिकल क्लियर गाइडलाइंस होने चाहिए। और एथिक्स और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट करना चाहिए, एआई और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके सही तरीके से डिसीजन मेकिंग में उसको यूज करना चाहिए। सो इफ वी आर एबल टू डू दैट, देन वी आर एबल टू इफेक्टिवली एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस का जो बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन आ रहा है। ऑलराइट, so I hope this addresses the demand of this question. Let's get back to the, let's discuss the third question, which is 2a। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। It is not enough to talk about peace, one must believe in it. And it is not enough to believe in it, one must act upon it. In the present context, the major weapon industries
of the developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest all around the world. What are the ethical considerations of the powerful nations in today's international arena to stop continuation of ongoing conflict? Excuse me. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में बेसिकली एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ पावरफुल नेशंस जो है वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्वेश्चन का एक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द वेपन इंडस्ट्रीज जो होती है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है परपेचुएशन ऑफ वॉर. और तीसरा जो होता है इंटरनेशनल जो एथिक्स होता है, स्पेसिफिकली वॉर एथिक्स, वो तीसरा एलिमेंट होता है. अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी का जो कीवर्ड यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. वसुधैव कुटुंबकम जो कि वॉर के केस में किस तरीके से हम लोग वॉर को डिसवेड करने के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं जहां पर हम लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन. मतलब एक बहुत ही फेमस कोट है कि काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स ओवर द वंस हु इज विनिंग ओवर देयर एनिमीज. तो ये जो कीवर्ड, ये जो फ्रेज है, ये जो फेमस लाइन है, इसको आप इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में वी कैन यूज. ओके, सो अभी चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस इन आर्म ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन वही है कि किस तरीके से आर्म ट्रेड में कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्योंकि वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट उनका इन्वॉल्व है, जो कि वेपन इंडस्ट्रीज ऐसे मेजर कंट्रीज हैं जो कि वेपन प्रोड्यूस करते हैं. तो उनका कॉन्ट्रडिक्शन इन आर्म्स ट्रेड क्या है? जैसे एक तरफ तो हम लोग पीस की एडवोकेसी करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग आर्म्स को सप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है यूएस यूक्रेन को भी वेपन सप्लाई कर रहा है, इजराइल को भी कर रहा है, और साथ ही साथ वो बोल रहा है कि वर्ल्ड में पीस होना चाहिए. ऑन द वन हैंड यू आर सप्लाइंग वेपनरीज, और दूसरे साइड आप पीस को कैसे आप इंश्योर कर पाओगे? इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग टू सी. वैसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम लोग मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ आर्म ट्रेड में हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो अपने वेपन्स को अथॉरिटेरियन रिजीम्स में सेल करते हैं. जैसे यूके और फ्रांस जो हो गया, वो लोग सऊदी अरेबिया और यमन में अपने वेपन्स को सप्लाई करते हैं उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. तीसरा मतलब अगर हम लोग इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि कितना इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एज यू कैन सी यूएस का जो 2022 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अराउंड $50 बिलियन जो है उसके एक्सपोर्ट से उसको आ रहा है. इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इसमें इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है दे वुड नेवर एवर वांट कि सभी जगह पीस हो. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें हैं, कहीं जगह पर सिलेक्टिव पीस का डिमांड होता है, यूएस पीस चाहता है सिर्फ और सिर्फ इजराइल में, और रशिया चाहता है सिर्फ और सिर्फ ईरान और सीरिया में. तो ये जो सिलेक्टिविटी होती है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब फ्लॉड है. और मतलब कि वायलेंस को परपेचुएट करने का सबसे सबसे बड़ा रोल तो वेपन इंडस्ट्रीज ही हैं, जो कि दे आर फ्यूलिंग द वायलेंस, दे आर फ्यूलिंग द सफरिंग्स ऑफ द पीपल. ऑलराइट, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ आर्म ट्रेड हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं पहला पार्ट में. सेकंड पार्ट में एथिकल ऑब्लिगेशंस जो है पावरफुल नेशंस का, वो हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे और वो कैसे होगा? एथिकल एक्शंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या चीजें करनी चाहिए? इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे यूएन अप्रूव जो इंटरवेंशन जो था, अगर लीबिया उसको रिस्पेक्ट किया तभी वो रुका वॉर. तो दैट इज व्हाट वी कैन हाईलाइट. ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पर हमें ध्यान देना चाहिए. प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए. ह्यूमैनिटेरियन एड एंड पीस कीपिंग के एलिमेंट्स को हमें हाईलाइट करना चाहिए. कैसे यूएन मिशन ने सियरा लियोन में वहां पर इसने काफी इफेक्टिव रोल प्ले किया था. सेम गोज फॉर इंडिया रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द श्रीलंका के केस में. श्रीलंका का जो मतलब जो सिविल वॉर था उस समय इंडिया रिस्पेक्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ श्रीलंका. तो इस तरीके से एथिकल एक्शंस अगर होंगे, एथिकली मोटिवेटेड होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. जैसे वॉर एथिक्स में हम लोग जिनेवा कन्वेंशन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जिनेवा कन्वेंशन कुड बी अ गाइडिंग लाइट फॉर वॉर डिसोल्यूशन. इन सारी चीजों को अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो हम लोग एथिकल एक्शंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ वॉर हम लोग चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज नीड फॉर कंसिस्टेंट एक्शन, विच इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन आर्म्स डील होनी चाहिए. आर्म्स डील हो तो वो क्लियर हो, विजिबल हो, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो. अगर पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स है, जैसे नॉर्वे का पीस बिल्डिंग मीडिएशन इन श्रीलंका, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए. आर्म्स ट्रेड जो होती है उसकी जो ट्रीटी होती है उसमें आर्म्स कंट्रोल, जैसे मतलब आर्म्स ट्रेड का जो रिजीम होता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए. प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिससे हम हर एक कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी जो होनी चाहिए वो एथिकल प्रिंसिपल से अलाइंड होनी चाहिए. तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग इंटरनेशनल एथिक्स में इंक्लूड करते हैं देन वी वुड बी एबल टू इजीली एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि इंटरनेशनल एथिक्स और रोल ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से आ रहा है. ठीक है, सो दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट global warming and climate change are outcomes of human greed in the name of development, indicating the direction in which extinction of organisms, including human being, is heading towards loss of life on the earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and environment? All right, क्वेश्चन का डिमांड क्या है?
वो मतलब ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को असर्टन करना, स्पेसिफिकली जब वो डेवलपमेंट के नाम पर ह्यूमन ग्रीड बढ़ती जा रही है। फिर क्या क्या एथिकल मेजर्स होंगे उसको हाईलाइट करना, एंड फाइनली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना सोसाइटी और एनवायरनमेंट को लेकर, राइट। तो इसके मतलब इस क्वेश्चन को अगर एड्रेस करना है तो हमें बेसिकली सबसे पहले ह्यूमन ग्रीड वाले एलिमेंट को दिखाना होगा कि किस तरीके से अनकंट्रोल्ड रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का विच हैज बीन लॉस्ट अराउंड 17%। वैसे ही राइजिंग कार्बन एमिशन जो कि 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें 1970 के हिसाब से, तब से 60% डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी हुआ है। वैसे ही सोशल इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग, वल्नरेबल सेक्शंस जो है वो उसके ब्रंट को फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से वी विल बी सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। द मोमेंट वी आर एबल टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, अब आएंगे हम लोग को दूसरा दूसरा पार्ट क्या है कि व्हाट आर द एथिकल मेजर्स। तो ये मेजर्स होंगे वो दोनों लेवल पर होंगे, गवर्नमेंट के भी लेवल पर और इंडिविजुअल के लेवल पर। तो गवर्नमेंट के लेवल पर डिओंटोलॉजी मतलब ड्यूटी एथिक्स जो होती है, रिगेटिंग माय पॉइंट, तो ड्यूटी ओरिएंटेड मतलब कि रूल बेस्ड चीजें होनी चाहिए, रूल के हिसाब से होनी चाहिए, और वी हैव टू यूज सच कीवर्ड्स, अदरवाइज वी विल नॉट बी गेटिंग द मार्क्स, क्योंकि ये सारी यही कीवर्ड्स ही हमें मार्क्स एट द एंड दिलवाने वाले हैं। ठीक है। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो स्वीडन का कार्बन टैक्स है, अगर स्वीडन ने कार्बन टैक्स लगाया तो ऑब्वियस बात है एमिशन पर रोक लगेगी, अदरवाइज यू विल हैव टू पे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मतलब बाइक फ्रेंडली या फिर साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि हम लोग एमिशंस को डिक्रीज कर पाए। हमारा एनवायरमेंट रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो सिर्फ और सिर्फ वो पेज पर ना हो, सिर्फ लेटर्स में ना हो, इट शुड बी कमिंग इन द स्पिरिट वाइल एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। तो वो जो चीजें होनी चाहिए, ये हम चीजें हम हाईलाइट कर सकते हैं स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एथिकल मेजर्स व्हिच वी कैन टेक टू एड्रेस दिस इश्यूज। और दूसरा जो मेजर एस्पेक्ट है वो अगर हम लोग इसमें हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो जो पीपल का जो रोल होता है, लोगों का जो रोल होता है, स्पेसिफिकली वर्च्यू एथिक्स से जो इंस्पायर्ड होता है, मतलब यू हैव टू शो द वर्च्यूअस वर्च्यू द वर्च्यू ऑफ स्टीवर्डशिप। जैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली लाइफ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा हम लोग ने अभी कॉप के इनिशिएटिव में हम लोग ने डिक्लेयर किया था, उसे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइकलिंग को अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, किस तरीके से ग्रीन क्लाइमेट फंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए यूज किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर चीजें हो रही हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स की शेयरिंग होनी चाहिए। अगर मान लो कि यूएस इज हैविंग वेरी गुड टेक्नोलॉजी, देन इट शुड शेयर इट विद द अदर पार्टनर कंट्रीज जिनके पास अभी रिसोर्सेस नहीं है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के बजाय जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उन पर उनको इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को शेयर करना चाहिए, सो दैट कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी एंगल ना देखकर ओवरऑल प्रोटेक्शन का जो आउटलुक होता है वो होना चाहिए। एंड फाइनली कम्युनिटी और इंटरनेशनल कॉपरेशन, जैसे इंडिया का खुद का ये चिपको मूवमेंट एक बहुत ही फेमस है, वैसे हम लोग ग्रेटा थनबर्ग का जो बहुत ही फेमस क्लैरियन कॉल था, वो चीज़ हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग ने मतलब क्लाइमेट एक्टिविज्म को किया, जिसमें कि यूथ की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। वैसे हम लोग बात कर सकते हैं इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला एग्जाम्पल, कि किस तरीके से हम मतलब इंडियन पॉलिसी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सस्टेनेबल अप्रोच। तो ये जो स्टूवर्डशिप का जो ट्रस्टीशिप का जो मॉडल है, जो ग्रीड इज गेटवे टू हेल जो कि गीता में बोला गया है, इस चीज को अगर हम लोग हाईलाइट मतलब कंक्लूजन में करते हैं, देन दिस विल डेफिनेटली ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू आवर आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस के एनवायरमेंटल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज वाला जो सिलेबस का पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन आ रहा है। ऑलराइट, सो आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग मतलब डायग्राम भी बना सकते हैं किस तरीके से ह्यूमन रिक्वायरमेंट और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी दोनों का अगर हम लोग मतलब एक सिंगल पॉइंट लेते हैं तो जाकर सस्टेनेबल अप्रोच हम लोग फाउंड कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए। अब यहाँ पर सारे के सारे तीन क्वेश्चन नंबर 3 में सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कोड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन योर ओन वे, absorb it, then do not become others in this process। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है। तो इसमें बेसिकली क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है, और दूसरा जो फोकस है वो हो रहा है कि ऐसे वैल्यूज को ऑब्जर्व करना जो आपको लगता है कि सही है, बेहतर है, इट विल मेक यू बेटर पर्सन, लर्न फ्रॉम द अदर्स, और उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें एग्जांपल के साथ कोट करना है। तो इसमें मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों में अच्छा है वो हमें सीखना चाहिए। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट, जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ही लर्न फ्रॉम द टॉलस्टॉय। अब इतने इतने मतलब इतने बड़े जो थिंकर हैं, इतने बड़े जो पर्सनालिटी है, उन्होंने जब अपनी लाइफ में किसी दूसरे से लर्निंग ली, तो व्हाई कांट वी रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स एक्सपीरियंस। वी कैन रिकॉग्नाइज दैट एंड वी शुड रिकॉग्नाइज अदर, सो दैट वी आर एनहांसिंग आवर एबिलिटी टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। सेल्फ डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा।
दूसरा जो इसमें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं किस तरीके से ओपन माइंडेड जो अप्रोच होता है, लर्न फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर एंड पर्सपेक्टिव। और जो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है, जैसे समथिंग वी कंसिडर वेरी मतलब ऑफुल माइट बी ओके फॉर अदर्स, तो उस चीज को हमें लर्न करना चाहिए कि किस तरीके से डाइवर्स कल्चर और पर्सपेक्टिव हमारे थॉट्स को ओपन माइंडेड बनाती है। तो ये लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग वाला जो अप्रोच होता है, ये काफी हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल से हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे ह्यूमिलिटी इन लर्निंग, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे, उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ही ऑलवेज एक्नॉलेज द गैप्स इन द नॉलेज। अगर कोई चीज की कमी है, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही ओन्स द मिस्टेक्स, ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड देन मतलब बहुत ही हम्बल तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन ही वर्क्स अपॉन देम। तो इस तरीके से लर्न फ्रॉम द एवरीथिंग वाले पार्ट को हम लोग ऐसे एग्जांपल से हम लोग सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। फिर आता है हाउ विल बी एबल टू ब्रिंग इट इन, स्पेसिफिकली हाउ विल बी एबल टू अब्सॉर्ब इट। तो इसको अब्सॉर्ब करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए हम लोग पर्सनलाइज द नॉलेज, वो उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्रूसली ने जो मार्शल आर्ट है उसको जीत कुन दो, जो कि वहां का लोकल आर्ट है, उसको किस तरीके से उन्होंने कंबाइन किया एंड देन ही वाज एबल टू पर्सनलाइज इट। तो इसको अब्सॉर्ब करने का जो मेथड होना चाहिए वो खुद के तरीके से होना चाहिए। जैसे टॉपर्स के नोट्स देखने हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से चेंज करना है, सो दैट इट इज टर्निंग इन योर ओन वे, सो दैट कि उसके अंदर आपका फ्लेवर आता है। वैसे ही इंटीग्रेट द क्रिएटिविटी, जिस तरीके से हम, और सेम गोस फॉर इसको मीनिंगफुल बनाना है, अलाइन द लेसन्स विद पर्सनल वैल्यूज। हो सकता है कुछ लेसन्स आपको अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। इफ यू आर लर्निंग समथिंग, फिर आप देखोगे क्या वो आपके वैल्यू सिस्टम में कहीं वो फिट इन होता है, और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अब्सॉर्ब कैसे करेंगे उस चीज को एग्जांपल से हम लोग उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। फाइनली इस प्रोसेस में हमें दूसरा कोई नहीं बनना है, हमको अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी बनाकर रखनी है, स्टे ट्रू टू आवरसेल्व्स। जैसे गांधी जी ने ब्रिटेन में भी गए, फिर भी वो बहुत ही सिंपलिस्टिक अटायर में गए, वहां पर एकदम टक्सीडो कोट में, थ्री पीस में नहीं गए थे। ही वॉज देयर इन हिज बेसिक धोती कुर्ता, जो कि उनकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करती है। वैसे ही किसी को मतलब कि किसी से लर्न करते करते उसको इमिटेट नहीं करना है। वी हैव टू एंश्योर कि हमारी खुद की जो कोर एसेंस है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज इस प्रोसेस में आप अपने आप को खुद ही लूज कर जाओगे, एंड लूजिंग योरसेल्फ इन द प्रोसेस, देन देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग फ्रॉम अदर्स। अगर आप अपने आप को ही खो दोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। उस चीज को हाईलाइट करने के हाउ वी कैन अवॉइड इमिटेशन। जैसे हम लोग वेस्टर्नाइज कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्टर्न कल्चर से जो चीजें अच्छी हैं उसको सीखना चाहिए, लेकिन द थिंग्स विच आर नॉट ग्रेट, वी शुड ऑलवेज टेक प्राइड इन आवर ओन प्रिजर्वेशन। ठीक है, सेम गोज फॉर सेलिब्रेट द इंडिविजुअलिटी, हमें अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। इफ यू आर ट्रांसजेंडर, इफ यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर, देन यू शुड हैव अ प्राइड इन दैट। उसमें अपने आप को दबकर नहीं रहना है, अपने आप को झुका कर नहीं रखना है। वी हैव टू टेक प्राइड एंड हेंस योर यूनिक आइडेंटिटी। इस तरीके से इफ वी आर एबल टू गिव एग्जांपल्स लाइक एलजीबीटीक्यू वाला एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से हमें वेस्टर्न कल्चर को इमिटेट नहीं करना है, रादर वी हैव टू सी व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड वी कैन improve in Indian ecosystem। उन सारी चीजों को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच वाज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स जो होते हैं स्पेसिफिकली एथिक्स में जो आते हैं, उससे ये मतलब बेसिकली इंस्पायर्ड है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ये सरदार पटेल जी का कोट है, फेथ इज ऑफ नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। फेथ का कोई कोई यूज नहीं है अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। इस कोड को हमें सब्सटेंशिएट करना है। फेथ और स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हमें फेथ एंड स्ट्रेंथ दोनों को दिखाना है कि अगर अकेले हो तो उतना हेल्पफुल नहीं होंगे, उतना इंपैक्टफुल नहीं होंगे, लेकिन व्हेन दे आर कंबाइंड देन इट वुड बी हैविंग ग्रेटर इंपैक्ट। इसका पब्लिक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग ग्रेट वर्क्स को अचीव करना चाहते हैं तो वो हमें हाईलाइट करना है। इसमें बेसिकली जैसे मैंने एक एग्जांपल कोट किया था जो कि मनु भाकर मैम का था, जिन्होंने ब्रॉन्ज ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने अपने मैच मतलब ब्रॉन्ज जीतने के बाद जब उन्होंने स्पीच दिया था, उस समय शी वाज टेलिंग कि शी यूज्ड टू रीड गीता। तो उन्होंने अपने स्किल्स पर काम किया, साथ ही साथ उन्होंने उनको उनका अपनी गीता के ऊपर फेथ था कि मतलब गीता में जो 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 कोर फिलोसफीज है कि निष्काम कर्मा का जो फिलोसफी है उस पर काम करना, और उसके बाद रिजल्ट को ध्यान में ना रखकर बल्कि अपने प्रोसेस पर ध्यान देना। ये जो फेथ था, इस फेथ का उन्होंने अपने प्रोसेस से कंबाइन किया, और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, आई एम सो सॉरी, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने सिक्योर किया, वो भी एक ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल, विच इज ग्रेट फीट टू अचीव। ओके, तो इस चीज से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट
कि मतलब किस तरीके से लिमिटेशंस ऑफ फेथ है वो हम लोग बता सकते हैं कि सिर्फ फेथ रखने से इनएक्टिविटी होती है या फिर डिपेंडेंसी बढ़ती है या फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हम लोग किसी चीज पर फेथ रख रहे हैं लेकिन अगर वो चीजें अचीव नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसी तरीके से अगर सिर्फ स्ट्रेंथ है तो एमलेसनेस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्ति तो है, एनर्जी है, लेकिन यू आर नॉट गाइडेड, यू आर नॉट हैविंग एनी गोल, देन यू वुड बी एमलेस। सेम गोस फॉर मिसयूज ऑफ पावर। किस तरीके से, जैसे वाटरगेट स्कैंडल बहुत ही फेमस हुआ था, वहां पर अनकंट्रोल्ड स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज्यादा हार्म हुआ था। सेम गोस फॉर टेम्परेरी सक्सेस मिल सकता है स्ट्रेंथ अलोन से, लेकिन जो शॉर्ट टर्म गेन के बजाय जो लॉन्ग टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो चीज अचीव करने के लिए हमें फेथ और स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत है। इसके लिए हम लोग को बैलेंस एक्शन, एक बैलेंस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब उस उनकी सोसाइटी में, जब अमेरिकन सोसाइटी में सिविल राइट्स मूवमेंट हो रहे थे, वहां पर उन्होंने, उनके फेथ ने उन्हें एक डायरेक्शन दिया और उनके स्ट्रेंथ ने ये इंश्योर किया कि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए। जब हार्ड टाइम्स होते हैं उस समय किस तरीके से अपने आप को रेजिलिएंट बनाए रखना। जैसे यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ मलाला यूसुफजई। उन्होंने क्या किया, डिस्पाइट शी वाज अटैक्ड, डिस्पाइट हर लाइफ वाज इन डेंजर, स्टिल शी एंश्योर्ड कि वो अपने आप को नहीं खोएगी। ये जो स्पिरिट होती है, दिस कम्स फ्रॉम फेथ एंड स्ट्रेंथ। लॉन्ग टर्म विजन्स को मतलब कि अचीव करने के लिए वी नीड दिस मोरल कॉम्पस एंश्योर करने के लिए। स्पेसिफिकली अब्राहम लिंकन ने जब उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, उस समय उनका फेथ था कि इक्वालिटी होनी ही चाहिए, दिस इज द फेथ। और उनकी जो लीडरशिप स्किल थी, दिस वाज द स्ट्रेंथ व्हिच ही वाज हैविंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मॉरल कंपास डेवलप होता है जो कि उनको स्लेवरी को अबॉलिश करने में हेल्प करता है। दिस वी कैन कोट हियर। सेम अगर हम लोग को दूसरे को इंस्पायर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मदर तेरेसा जो है, उनका फेथ था सर्विस ऑफ द पीपल में, जो कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग डेडिकेट किया। ये जो फेथ और स्ट्रेंथ की जो डेडली कॉम्बिनेशन है, दिस वी कैन एग्जाम्पलीफाई विद दिस इन दिस क्वेश्चन। और इस चीज को अगर हम लोग एग्जाम्पलीफाई करते हैं तो वी आर डेफिनेटली वी कैन कन्विंस दैट कि जो सरदार पटेल जी का जो कोट है वो एकदम एप्ट है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एथिकल इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाले एलिमेंट को हाईलाइट करता है। किस तरीके से राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट और जो कार्डिनल वर्च्यू जो अरिस्टोटल ने दिया था स्पेसिफिकली फोर्टिट्यूड के सेंस में, स्ट्रेंथ के सेंस में, वो चीजें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट इन लॉ। थर्ड क्वेश्चन है कोड बेस्ड। इन अ लॉ और इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, राइट? इन एथिक्स ही इज गिल्टी व्हेन ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। लॉ में सिर्फ अगर आप सही में एक्शन लेते हो और उससे कुछ हार्म होता है तो फिर आप गिल्टी हो, लेकिन एथिक्स में अगर आप सोचते भी हो, इफ यू आर इन योर थॉट्स ओनली, इफ यू आर बीइंग डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट टू योर पार्टनर, डिसलॉयल टू योर वाइफ और हस्बैंड, दिस इज इमोरल। ये इमैनुअल कांट का स्टेटमेंट है। इसमें हमें क्या बताना है, लॉ और एथिक्स के जो डिफरेंशिएशन है उसको हाईलाइट करना एकदम शॉर्ट में, और उसके बाद हमें आना है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एथिक्स शुड डिराइव योर एक्शन और उसके इंप्लीकेशंस क्या है गवर्नेंस में, उस चीज को हाईलाइट करना है। तो डिफरेंसेस ऑफ लॉ एंड एथिक्स में आप बोल सकते हो कि लॉ का फोकस किस पर होता है, एक्सटर्नल एक्शंस पर, एथिक्स का किस पर होता है, इंटेंशन पर, इंटरनल इंटेंशन पर, अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स में अनएथिकल थॉट्स भी गिल्ट को क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन जो लॉ होता है उसमें राइट्स को अगर आप वायलेट करते हो देन ओनली यू वुड बी फाउंड गिल्टी। एनफोर्समेंट जो होता है लॉ का एक्सटर्नल होता है, इसका इंटरनल होता है। सेम गोज कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं उसका फाइन या फिर इंप्रिजनमेंट होगा, लेकिन जो एथिक्स होता है अगर उसमें अगर आपने कुछ गलतियां की है तो वो इंटरनल इनर डिसोनेंस और गिल्ट पैदा करता है, जो कि बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। स्पेसिफिकली सोशल डिसअप्रूवल होगा, सोशल बॉयकॉट हो सकता है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट किस तरीके से जो एथिकल कॉन्डक्ट होगा, एथिकल अप्रोच होगा, वो इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर वो हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर बात करते हो, जो लॉबिंग प्रैक्टिस है, पॉलिटिशियंस को ये लॉबिंग की प्रैक्टिस को नहीं करनी चाहिए। लॉ भले ही उसको ना बोलता हो, लेकिन फिर भी उन्हें कंसिडर करना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में दिस इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल यूथेनेसिया भले ही लीगली अलाउड है, लेकिन किसी किसी मतलब ये देखना कि अगर उसके सर्वाइवल ही उसके लिए पनिशमेंट है, तो इससे बेटर है कि उसको यूथेनेशिया के लिए अलाउ करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से इस टाइप के एग्जांपल्स हम लोग कोट कर सकते हैं। हम लोग कोट कर सकते हैं किस तरीके से जो सोशल लेवल पर हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स को मोरल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करना चाहिए। और अगर हम लोग इन सब चीजों पर काम करते हैं तो जो एथिकल थियरीज होता है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे ढंग से। इसमें एग्जांपल अगर देना हो तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से वॉक्सवैगन जो कार थी उसने अपने एमिशंस को कम दिखा रही थी, जबकि उसका रियल एमिशन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो उसके जो डैशबोर्ड था उस पर, वॉक्सवैगन के जो डैशबोर्ड था उस पर एमिशन कुछ दिखाता ही नहीं था, विच वॉज एब्सोल्युटली चीटिंग प्रैक्टिस। और गेटिंग माय पॉइंट, वहां पर इंटेंट बहुत बुरा था। फेसबुक का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो केस हुआ था, डेटा ब्रीच हुआ था, इन सब चीजों को हम लोग हाईलाइट करते हुए हम लोग बता सकते हैं किस तरीके से इसका अगर चीज नहीं होगा, मतलब इसका अगर हम लोग ढंग से फॉलो नहीं करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट, देन इट वुड लीड टू द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी डिफरेंट डिफरेंट एथिक्स की, जैसे
डिफरेंट डिफरेंट एथिकल फिलोसफीज की, जैसे कांटियन एथिक्स हो गया जो कि बात करता है कि आपको एथिकल होने के लिए होना है, मतलब कि इट इज गुड टू बी गुड, मतलब गुड होना कोई, मतलब अगर उससे कुछ अचीव ना भी हो फिर भी इट इज गुड टू बी गुड। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, तो दिस वुड डेफिनेटली एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 4A। क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल। दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। What was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Okay, changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice. Context के हिसाब से अपने आप को चेंज करना जरूरी है ताकि miscarriage of justice ना हो। Okay, examine the above statement with suitable examples। यहाँ पर एग्जांपल के साथ इसको एग्जामिन करना है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि जो जस्टिस है वो कॉन्टेक्चुअल होता है, कोई ये मतलब कि यूनिवर्सल नहीं होता कि जो हमेशा ही सही होगा। दूसरा, हम लोग एथिकल स्क्रूटनी को हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा जो एथिक्स है वो बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है और उसको स्क्रूटनाइज करते रहना चाहिए। एंड फाइनली वी हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ द चेंजिंग जस्टिस। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल का एग्जांपल, मतलब अगर हम लोग को दिखाना है कि किस तरीके से एथिक्स इज कॉन्टेक्चुअल, उस चीज के लिए हम लोग चेंजिंग सोशल नॉर्म्स को हम लोग दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्लेवरी एक समय नॉर्म था बट नाउ इट इज कंडेम्ड। सेम सेक्स मैरिज जो था स्पेसिफिकली लीगलाइजेशन अभी हो गया उसका, उसको जो उसका जैसे नवतेज सिंह जौहर केस जो था 2018 में, उसने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया, जो कि पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज पनिशेबल। होमोसेक्सुअलिटी आईपीसी के सेक्शन 377 के हिसाब से इट वाज ऑफेंस, इट वाज क्रिमिनल ऑफेंस। वैसे ट्रिपल तलाक जो एक समय में जो कि नॉर्म था 2017 में, उसको हटाया गया कंसिडरिंग द इवॉल्विंग नेचर, क्योंकि विमेन राइट्स को एनफोर्स करना बहुत जरूरी समझ आ गया था। सेम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होते हैं तो हमें राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन का भी होना चाहिए, क्योंकि जो अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे जो डेटा फिड्यूशरी है, मतलब जो उसका और डेटा जिसको जो होल्ड कर रहा है, डेटा फिड्यूशरी मतलब जो डेटा को होल्ड कर रहा है, जो कंपनी है, वो किस तरीके से प्राइवेसी को ब्रीच ना करे। अ पर्सन, जैसे मान लो कि मैं फेसबुक पर हूँ, ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ और आज मैं चाहूँ कि मैं सारा का सारा डेटा मैं हटाना चाहता हूँ, तो नाउ फेसबुक एंड ट्विटर और ऑल दो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जो एक डेटा प्रिंसिपल है जैसा कि मैं हूँ, मुझे डेटा फिड्यूशरी जो कि ये सारे के सारे एंटिटीज हैं, जो ये सारे सारे इंस्टीट्यूशन है, उन्हें इन सारी चीजों को हटाना चाहिए। तो ये राइट टू फॉरगॉटन को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, जो पहले नहीं था लेकिन अब है। एआई एथिक्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग बता सकते हैं। इकोनॉमिक शिफ्ट्स को भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से फ्यूडल लैंड ओनरशिप जो थी वो इनइक्वालिटी को परपेचुएट करती थी, इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स का करना बहुत जरूरी है। सेम कल्चरल मूवमेंट्स लाइक मी टू मूवमेंट, ये सबसे बेहतरीन मूवमेंट है, जो कि वर्क प्लेस पर जो भी सेक्सुअल हेरासमेंट होता था, जिसकी वजह से लोगों को, मतलब वीमेन वर नॉट फीलिंग सेफ, उनकी अकाउंटेबिलिटी को अनसर्टन करना बहुत जरूरी है। सेम गोस फॉर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से कॉलोनियलिज्म एक समय वो जस्टिफाइड था, उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स थे दे जस्टिफाइड देयर रूल, बट नाउ इट वाज सीन एज जस्ट इनजस्टिस। तो ये होता है, हम लोग बता सकते हैं व्हाट इज जस्ट और अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल। ये एक पार्ट हो गया। नाउ इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, कुछ चीजें जो होती है वो यूनिवर्सल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोरल एब्सोल्यूट, मर्डर करना कहीं पर भी इट इज यूनिवर्सली अ क्राइम। अगेन इसमें भी आप एक चीज बता सकते हो कि इफ अगर मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर 3 क्रिमिनल्स हैं, उनके पास एक ऐसा बटन है जिससे पूरे देश में तबाही मच सकती है, पूरे देश में वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब, 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक कर सकते हैं, उसको प्रेस करके। उससे क्या होगा, कितने सारे इनोसेंट जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनकी जान जा सकती है। नाउ यू आर लेट्स से आर्म्ड फोर्स ऑफिसर, तो आपके पास उन तीनों को मारकर हजारों लाखों जो बेगुनाह लोग हैं उनको लाइफ बचा सकते हैं हम लोग, जबकि उन तीनों जो कि एक तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में वो लोग गुनहगार हैं, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो जिनका कोई कसूर नहीं है। तो इस केस में आप मर्डर को यूनिवर्सलिटी पर तो नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो कि मोर और लेस मर्डर इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल क्राइम। सेम गोज फॉर नेचुरल राइट्स, हम लोग बोल सकते हैं कि स्लेवरी किसी भी फॉर्म में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कॉर्नरस्टोन फॉर ग्लोबल लॉ। फेयरनेस और इक्वालिटी को हम लोग बात कर सकते हैं। फाइनली हम लोग ये बता सकते हैं कि अडेप्टिंग जस्टिस टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से जस्टिस को चेंज करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे कॉन्स्टेंट रिव्यूज ऑफ लॉ, ऐसे लॉज को रिपील करना जो कि इनह्यूमन और अनजस्ट थे, जैसे सेडिशन लॉज को हम लोग हटा रहे हैं, न्यू क्रिमिनल और क्रिमिनल लॉज को ला रहे हैं, या फिर लेबर कोड्स को रिफॉर्म कर रहे हैं। सेम गोस फॉर जो जुडिशियल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है। पहले आप खुद ही देखो, एक ही साल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जजमेंट को कई लेंस से उसको देखा। फॉर एग्जाम्पल SC/ST एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि SC/ST एक्ट जो है वो, कुछ लोग बोलते हैं कि उसको बहुत लोग मिसयूज करते हैं, लेकिन आप सोचो ना, SC/ST एक्ट के जरिए कितने अंडर प्रिविलेज, कितने वल्नरेबल सेक्शन को एम्पावरमेंट मिल रहा है, कितना वो प्रोटेक्शन वो फील कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग उसका मिसयूज कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है, उसका उतना हार्मफुल नहीं है। सेम वी कैन टॉक अबाउट सेक्शन 498A, जो कि
आईपीसी का था, जिसके हिसाब से जो डोमेस्टिक वायलेंस था इट वाज एन ऑफेंस, लेकिन उसका मिसयूज भी तो कुछ वीमेन ने किया, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल चीजें तो हो सकती है ना, एक्सेप्शन के बेसिस पर वी कैन नॉट लेट दोज पीपल सफर द वायलेंस जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म में आता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चीजें वहां पर कोट करना है, ठीक है। सेम एथिकल ओवरसाइट होना चाहिए, किस तरीके से एक अगर हम लोग जेनेटिक्स में या फिर एआई में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज का, तो हमें उसमें ध्यान में रखना है कि वो लॉजिकल हो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्लेटो का जो रीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। जॉन रॉल्स का भी हम लोग सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है दैट वी कैन हाईलाइट। वी कैन टॉक अबाउट द पैट्रियार्की जो कि उस समय गलत था लेकिन अभी सही है, पहले सही था लेकिन अभी गलत है। सेम मतलब इस तरीके से हम लोग अगर हम लोग एक दो एग्जांपल दे सकते हैं ट्रिपल तलाक का, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, तो इट वुड एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो है सिलेबस के जस्टिस एंड एथिकल गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है वहां से आ रहा है, ठीक है। Alright, I hope this is addressing the demand of this question. Let's get back to the next question, which is about mindless addiction to form, ignoring the substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent. Wonderful question. Examine the above statement with the suitable illustration. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली क्या है कि रूल्स को फॉलो करना जबकि उसके इनहेरेंट, उसके पीछे का जो मर्म है उसको समझे बगैर। अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत ही नीडी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में अगर फंसे रहोगे तो फिर कैसे चीजें अचीव कर पाओगे, फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। और जबकि उसके चक्कर में अगर लोगों की जान जा रही है, लोगों की मतलब पीपल आर डाइंग, तो दैट इज नॉट द मोटिवेशन। वैसे इनजस्टिस और लिटरलिज्म मतलब कि इनजस्टिस होता रहे चलेगा, हम पेपर पर लिखे जो जो कागजी ऑफिसर होते हैं, जो मतलब लकीर के फकीर होते हैं जो कि जिसको बोलते हैं, वैसा जो अगर हम लोग इस चीज में अगर हम लोग रुके रहेंगे तो फिर दिस वुड नॉट बी एबल, वी वुड नॉट बी एबल टू, वी वुड नॉट वांट सच थिंग टू बी देयर इन परसेप्टिव सिविल सर्वेंट। वैसे तीसरा पार्ट जो हम लोग को किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली सब्सटेंस पर फोकस करना, ना कि सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन टू द फॉर्म। तो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं माइंडलेस अधेरेंस टू फॉर्म का कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनजस्टिस टू वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे अगर राशन कार्ड नहीं है तो उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। अगर जैसे कश्मीर फ्लड का जो एग्जांपल बहुत ही 2014 में जो आया था, तो वहां पर पेपर वर्क की वजह से ब्यूरोक्रेटिक डिले हुआ, क्योंकि वो मतलब पेपर वर्क नहीं था तो वहां पर चीजें वो लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। पब्लिक ट्रस्ट इससे लॉस होता है, क्योंकि अगर आप रिजिड रूल्स को फॉलो करोगे तो इट वुड डेफिनेटली लीड टू अनफेयर आउटकम्स आएंगे। अगर आप मतलब इनोवेशंस को रोक रहे हो, हॉल्टिंग द क्रिएटिविटी, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, रिजिड मेथड फॉलो होना चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है, जो इनोवेशन होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो पूरी तरीके से स्टफल डाउन हो जाती है। जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो एरर होता है उससे पब्लिक वेलफेयर अंडरमाइन होता है। वी कैन टॉक अबाउट हाउ रेफ्यूजीज को डिपोर्ट करना, क्योंकि कुछ पेपर वर्क नहीं है तो उससे एक मोरल डिसएंगेजमेंट हो जाता है। इस चीज को हम लोग माइंडलेस अधेरेंस टू फॉर्म में हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेप्टिव सिविल सर्वेंट्स में क्या अप्रोच होना चाहिए, उनका परसेप्ट जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स होना चाहिए उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, इफ वी आर हाईलाइटिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट कि उनका जो आउटकम ओरिएंटेड एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अरुणा सुंदराजन मैम्स का जो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट था उसमें शी गॉट लॉट ऑफ अप्लॉड एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस किया। सेम वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म का अप्रोच होना चाहिए रादर देन फॉलोइंग द रिजिड कंप्लायंस। वैसे ही हम लोग एग्जांपल कोट कर सकते हैं स्पेसिफिकली होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग में लीगैलिटी और मोरालिटी दोनों को बैलेंस करना। फॉर एग्जांपल जैसे विनोद कुमार सर, उन्होंने फ्लड कॉम्पेंसेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने एक लीगल और मोरल बैलेंस एस्टेब्लिश किया। वैसे ही हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं जैसे स्मिता सब्रवाल मैम ने किस तरीके से डेडलाइंस को थोड़ा सा एडजस्ट किया, डेट ओवर हो गया था फिर भी उसको एक्सटेंड किया, सो दैट कि पीपल हु आर सफरिंग दे कैन टेक एडवांटेज, दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ द वेलफेयर स्कीम विच गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रोल आउट। सो इस तरीके से हम लोग मतलब कि परसेप्टिव सिविल सर्वेंट्स का जो अप्रोच होना चाहिए उसको अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि ब्यूरोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब ये हमारी ड्यूटी है, इस सेंस में उन्हें काम करना चाहिए। सुपर एरोगेशन के प्रिंसिपल को अपहेल्ड करना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ जो चीजें लिखी गई हैं उतने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसके बियॉन्ड भी जाकर लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और ये सारी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो ऑब्वियस बात है जो पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज जो होती हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन की इंप्लीमेंटेशन की बात हो, चाहे वो आधार के रोल आउट की बात हो, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो जो लिटरलिज्म की वजह से जो इनजस्टिस होती है, जो लकीर के फकीर बनने की वजह से, जो फॉर्मेलिटी की वजह से जो लॉस होता है, उससे हम लोग बचेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स गेट to the next question, which is fifth A. Question is,
द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर द सोर्सेज ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन। अब यहाँ पर लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े बगैर सीधे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो मॉडल आंसर्स जो बना रहे हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड क्या है? देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन whereas code of ethics is not yet put in place. Question is that suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. Question ये है। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक वे में आपको डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को हाईलाइट करना है, जहां पर हमें ये बताना है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी का कोई स्कोप नहीं होता, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो प्रिंसिपल ड्रिवन होता है, जो एस्टैब्लिश जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उससे ड्रिवन होता है, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी का डेफिनेटली स्कोप होता है। ये चीज हाईलाइट कर सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट नीड फॉर कोड ऑफ एथिक्स, कि हमें कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत ही क्यों है। तो कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस चीज को हाईलाइट करने के लिए स्पेसिफिकली जैसे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी जो इन जनरल जो करप्शन को लीड करता है, उस चीज के लिए हमें कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का मतलब कि जो डिफरेंस होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नोलान्स के प्रिंसिपल्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें नोलान के प्रिंसिपल्स दिए गए थे कोड ऑफ एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। एंड फाइनली वी हैव टू गिव सर्टेन सजेशंस फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। स्पेसिफिकली यहाँ पर पूछा ना लास्ट में, सजेस्ट सुटेबल मॉडल, तो इसमें हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो कॉन्क्रीटाइज्ड फॉर्म में होता है और कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग में एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ों का सम्मान करना वो एक मतलब कि एक बेसिक वैल्यू है। अब ये वैल्यू जो है ये एक तरीके से बेसिक प्रिंसिपल है, जब इसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन जब ये एक्चुअल में कॉन्क्रीटाइज होगा, जब वो रियलाइज होगा, जब किसी बड़े को देखकर हम उसको चरण स्पर्श करते हैं, उसका पैर छूते हैं, तो वो होता है कोड ऑफ कॉन्डक्ट। उसको कॉन्क्रीटाइज्ड फॉर्म देना इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में इस तरीके से हम लोग डिफरेंसेस को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये एस्टैब्लिश्ड रूल होता है, ये मस्ट डू होता है, और कोड ऑफ एथिक्स जबकि यहाँ पर सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है, व्हाट इज राइट, स्पेसिफिकली इंटीग्रिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, दीज आर फॉर्म्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जो कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्टिल करता है किसी भी एक इंडिविजुअल में, वो लोगों को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए मोटिवेट करता है। ये चीज हम लोग को हाईलाइट करना है। ऑलराइट, दूसरा पार्ट इसमें क्या आता है, नीड फॉर कोड ऑफ एथिक्स। तो हमें नीड उसकी जरूरत क्यों है वो बतानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी, खुद आगे बढ़कर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो है, लेकिन लोगों को आरटीआई फाइल करने से पहले ऐसे इन्फॉर्मेशन जो लगते हैं कि पब्लिक को पता होनी चाहिए, पब्लिक को जानना चाहिए, खुद बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने खुद आकर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पब्लिकली उन्होंने डिस्क्लोज किया। उन्होंने बोला कि जो हेट स्पीच होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, अगर हेट स्पीच में अगर इंडल्ज होंगे तो देन यू वुड बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। और उन्होंने बड़े से बड़े लीडर्स पर वो सारे पेनल्टीज भी इम्पोज किया था। तो दैट वी कैन डेफिनेटली कोट हियर कि वो प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ना कि एक मतलब व्हील के बिहाइंड छुपे रहना चाहिए। इसलिए हमें कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत पड़ती है मोरल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे व्यापम स्कैंडल हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम का जो इशू हुआ था, या फिर ये चीजें जो हाईलाइट करती हैं, अगर 2G स्पेक्ट्रम हो रहा है या फिर व्यापम में स्कैंडल हो रहा है, तो हमें कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल जैसे गिफ्ट्स होते हैं, किसी भी सर्वेंट को, सिविल सर्वेंट को अगर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, अगर हैवी बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो वो एथिकल प्रिंसिपल से ड्रिवन होना चाहिए, एथिकल मोरल लाइट्स उसे गाइड करना चाहिए कि उन्हें कोई गिफ्ट लेना है या नहीं लेना है। सेम गोस फॉर इंटरनेशनल एग्जांपल्स अगर हम लोग देना चाहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि यूएसए का कैसे सनशाइन एक्ट जो है, जो कि पब्लिक एक्सेस टू द मीटिंग्स एंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको पब्लिसाइज करता है, अंटिल इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, चीजों को पब्लिक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। यूके का जो नोलान प्रिंसिपल है, जो कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करता है, उन सारी चीजों को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कोड ऑफ एथिक्स। अब जो इसका तीसरा पार्ट है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द मॉडल कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, उसको हम लोग बता सकते हैं। जैसे इंटीग्रिटी, मॉडल कोड में क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस को अपहोल्ड करने के लिए हमें एक एक्यूरेट और अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। आधार डेटा का यूजेस कहाँ कहाँ पर होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां जहां भी है उसको अवॉइड करना चाहिए, जहां पर पर्सनल गेन है वर्सेस पब्लिक डिसीजंस। जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि टीएन शेषन सर का जो इम्पार्शियलिटी इन इलेक्शंस का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। प्रोबिटी वाले एस्पेक्ट में अगर हम लोग हाईलाइट करना है, तो वी कैन टॉक अबाउट किस तरीके से ई श्रीधरन सर का जो जीरो करप्शन पॉलिसी जो थी, जो कि मेट्रो प्रोजेक्ट में जो यूज हुआ था, दैट इज that highlights कि why there is a need for code of ethics, mode of ethics, model code of ethics. सेम लॉ का, रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, पावर का अब्यूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग का एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टूवर्डशिप का प्रिंसिपल होना चाहिए, रिसोर्सेज का बहुत ही वाइजली और प्रूडेंट यूज होना चाहिए।
हमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, चाहे वो सेक्शन 4 के तहत जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 में, उसमें सुओ मोटो एक्शंस लेने चाहिए, मनरेगा का रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। अगर हम लोग पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो पब्लिक फीडबैक के जरिए जो कॉमन सिटीजन रही है उनको ये ट्रस्ट आता है कि दिस गवर्नमेंट इज फॉर अस, और जो कि उनका ट्रस्ट रिबिल्ड करता है। सेम वी कैन टॉक अबाउट किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग मैकेनिज्म ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए। हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट इंश्योर करना चाहिए, जैसे संतनम कमेटी ने सजेस्ट भी किया था कि लोकपाल और विजिलेंस कमीशन को स्ट्रेंथन करो ताकि एक विजिलेंस सिस्टम डेवलप हो। और दूसरी चीज ये भी है कि कोड ऑफ एथिक्स में हम किसी के एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय खुद ही हम लोग सेल्फ रेगुलेट करते हैं। वी आर फोकस्ड ऑन, जैसे फॉर एग्जांपल जो विसल ब्लोअर्स का जो एक्ट होता है उसको हम लोग और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो पब्लिक ऑफिशियल्स को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्पेसिफिकली इंटीग्रिटी की, प्रोबिटी की, एक्सक्यूज मी ट्रांसपेरेंसी की, ये एम्बेड होना चाहिए गवर्नेंस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पर चाहे इसमें अगर हम लोग और चीजों को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस थे उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से सिविल सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो रूल बेस्ड के तो था ही, अब उसको वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ही साथ अब हम लोग कोड ऑफ एथिक्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था वो एथिकल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के मतलब कि टॉपिक से इंस्पायर्ड था। ठीक है, नाउ लेट्स रीड लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट द सोल ऑफ न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता is justice, equality and impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in light of major shift from doctrine of punishment to justice in present judicial system. Present judicial system में ये जो shift हुआ है इसको हमें explain करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन का कोर डिमांड अगर देखा जाए तो ये जस्टिस, इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी पर फोकस कर रहा है। यहाँ पर फोकस कर रहा है कि हाउ आर फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम ऑन दीज वैल्यूज, स्पेसिफिकली जस्टिस, इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी वाला जो वैल्यू है उस पर। फिर उसके बाद ये इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये हो रहा है कि शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस, ये जो शिफ्ट हो रहा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है पनिशमेंट से लेकर जस्टिस के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। एंड फाइनली कल्चरल एंड एथिकल इथोस जो इंडिया के हिस्ट्री में, इंडियन हेरिटेज में, इंडियन कल्चर में रूटेड है, उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो कम्युनिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, सोशल एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मतलब उसको अपहोल्ड करना, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, इस चीज को यहाँ पर हमें मतलब एड्रेस करना है। तो इस क्वेश्चन के जो डिमांड है वो ये है कि पनिशमेंट से लेकर जस्टिस में जो ट्रांजिशन था भारतीय न्याय संहिता में, उस पर हमें बात करना है। तो भारतीय न्याय संहिता का सोल क्या है, जस्टिस, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंडियन कल्चर के इथोस में रूटेड है, राइट। ये भारतीय न्याय संहिता का सोल है। धर्मा सेंट्रिक है, मतलब फोकस इज ऑन सोशल हार्मनी एंड बैलेंस, जो कि रिस्टोरेटिव जस्टिस की बात करता है बल्कि पनिशमेंट के बजाय। ठीक है, तीसरा इसमें फोकस है कि जो अनसाउंड माइंड, ये कीवर्ड यूज किया जाता था पहले लॉज में, ये जो वर्ड यूज किया जाता है उसके बजाय हम यूज करेंगे मेंटल इलनेस। जो वर्ड का यूजेस होता है इससे हमारे एम्पैथेटिक आउटलुक समझ में आता है कि किस तरीके से वी आर कंसर्न अबाउट पीपल हैविंग वेरी एम्पैथेटिक आउटलुक। फिर सेडिशन को हम लोग ने अबॉलिश किया है। राइट टू स्पीच जो होता है, फ्रीडम टू स्पीच जो होता है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन ओवर रिट्रीब्यूशन, हमें किसी को रेट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें रिफॉर्म करना है, रिहेबिलिटेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको जेल में रखेंगे तो प्रॉब्ली यू वुड बिकम हार्डन्ड क्रिमिनल, लेकिन अगर आप कम्युनिटी सर्विस करोगे तो इट वुड इट वुड गिव यू सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द सोसाइटी। और सोसाइटी में भी अब जैसे मान लो कि इफ यू आर क्लीनिंग, इफ यू आर स्वीपिंग, उससे क्या होगा, जो लोग देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज डूइंग फॉर अस ओनली, ही इज मेकिंग गुड कंट्रीब्यूशन इन आवर सोशल एग्जिस्टेंस। उस चीज को यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फाइनली इंक्लूसिविटी, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी था उसको भी जेंडर के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, इससे सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी का और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग आती है वो आती है। जेंडर जस्टिस का हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से जो अगर डिसीटफुल मेथड्स यूज किए गए हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तो उसके लिए पिनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 69, जो कि बोलता है कि अगर आपने किसी को मैरिज का मतलब कि फॉल्स प्रॉमिस किया और उसके बाद यू हैव एंगेज्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन यू वुड बी हेल्ड लायबल टू दैट, जो कि जेंडर जस्टिस को डेफिनेटली अपहोल्ड करता है। अगर आपने मैरिज हुआ है, लेकिन चाहे अगर बिलो 18 अगर पर्सन है, चाहे वो मैरिज हुआ हो या ना हुआ हो, अगर इफ इट इज इंटरकोर्स इज विदाउट एनी कंसेंट, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेप और फिर उसके पनिशमेंट दिए जाएंगे। राइट, इन सारी चीजों को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फाइनली मतलब इन सारी चीजों को डिस्कस दिस इन लाइट ऑफ द मेजर शिफ्ट, तो ये हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया। फाइनली अगर कुछ इश्यूज जो है, कुछ चैलेंजेस है, उसको हम लोग बता सकते हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है,
इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रिहेबिलिटेशन तो हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास उतनी वर्कफोर्स होना चाहिए। तो ये चीजें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि हमें सेंसिटाइज करना होगा सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट, एनजीओ और कम्युनिटी का कोलैबोरेशन होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग एक इफेक्टिव सुपरविजन हम लोग कर पाए। ठीक है, इस तरीके से वी आर, आई होप वी आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट 6A। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एज ए लास्ट क्वेश्चन देयर आर 2 सब क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसको देख लेते हैं। Question is, in Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. Gender identity के irrespective equal opportunities दी गई हैं. The number of women in public service has been steadily increasing over the years. Examine the gender specific challenges faced by female civil servant, public servant, and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standard of probity. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है? What are the challenges which are faced by the female civil servants, ये बताना है। फिर what are the measures for efficiency, इसको efficiency बढ़ाने के लिए क्या क्या measures लिए जा सकते हैं, and how this could lead to high standards of probity। ये 3 सब पार्ट्स को मैं एड्रेस करना है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि इसमें लोग जेंडर, मतलब कि जो यहाँ पर कुछ लोग जो आंसर्स जो बताते हैं वो लोग बताते हैं कि फीमेल को इन जनरल लोग समझ रहे हैं कि मतलब कि जेंडर स्पेसिफिक जो चैलेंजेस है, तो जो इन जनरल जो फीमेल चैलेंजेस पाते हैं, फेस करते हैं, उसको यहाँ पर पीपल आर राइटिंग, बट दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वो ये पूछ रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस जो कॉमन विमेन नहीं, कॉमन मतलब गर्ल्स नहीं, कॉमन किसी और जेंडर के इंडिविजुअल्स नहीं, बल्कि सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, फीमेल पब्लिक सर्वेंट्स की बात हो रही है। तो आज आंसर शुड बी हाईलाइटिंग फीमेल पब्लिक सर्वेंट्स वाला एंगल। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर आप जनरल चीजों को लिखोगे तो फिर दैट वुड नॉट फेच मार्क्स। तो इंडियन, सबसे पहले तो हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें जो है वो इंडियन कल्चर के पार्ट रहे हैं। जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जैसे एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली गार्गी मैत्री हो गया, या फिर रोल ऑफ वीमेन इन इंडियन हिस्ट्री, जैसे मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, जैसे नायर्स हैं या फिर खासीज हैं, सोसाइटीज है, वहां पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। भक्ति मूवमेंट के दौरान अगर हम लोग मीराबाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि काफी रिनाउंड फिगर है। हम लोग अर्धनारीश्वर का हम लोग वी हैव ग्रेट रेफरेंस, जहां पर आधा माँ पार्वती और आधा प्रभु शिव एक ही फोटो में है। इसका मतलब वी आर हैविंग कल्चरली वी रिगार्ड विमेन एट अ वेरी हायर पेडेस्टल, हमारे वो इथोस में इनग्रेन्ड है। इस चीज को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस दैट टू पब्लिक सर्वेंट जो फेस करते हैं, उसको हाईलाइट करना है। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, ये लबासना का रिपोर्ट है, जो कि सर्वे का रिपोर्ट है। फैमिली कमिटमेंट 60% होता है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है, भले ही वो पब्लिक सिविल सर्वेंट है, स्टिल दे आर हैविंग 60% ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आर कमिटेड टू, फीमेल सिविल सर्वेंट्स आर कमिटेड टू देयर फैमिली रिस्पांसिबिलिटी। उनका नेटवर्किंग कम होता है, उनकी मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम होती है। कुछ कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं, जो कि जेंडर बायस होता है, स्टीरियोटाइप्स होता है कि अरे ये विमेन है तो ये पुलिस रोल में कैसे आ पाएगी, जो कॉम्बैट रोल्स होते हैं उसमें कैसे वो आ पाएगी, ये जो स्टीरियोटाइप होता है, इसको जो प्रेजुडिसेस होते हैं उसको किस तरीके से मतलब उनको फेस करना पड़ता है एज अ विमेन, वो चीज यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट इंटरसेक्शनल चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल, जो विमेन आईएएस ऑफिसर्स है 1917 से 2020 तक, उसमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ द विमेन ऑफिसर्स यूजुअली ऑफ फॉर द डोमिसाइल डेटा। उनका डोमिसाइल जो होता है, कास्ट क्लास डोमिसाइल इश्यूज जो होते हैं, किस कास्ट से आ रहा है, किस क्लास से आ रहा है, किस कहाँ पर वो मतलब एक्चुअल में देयर रेसिडेंस इज व्हाट। तो इन सारे इश्यूज को लेकर चैलेंजेस दे फेस, और ये कल्चरल चैलेंजेस है। देन वी कैन टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, जैसे ग्लास सीलिंग का जो चैलेंज होता है, ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। और ग्लास सीलिंग का ऐसा चैलेंज नहीं है कि मतलब कि जो नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ में होता है, यहाँ पर बेसिकली 13% सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का जो पोजीशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल सिविल सर्वेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि 30% पब्लिक सेक्टर्स का जो वर्कफोर्स है वो फीमेल ऑफिसर्स है। कितना इम्बैलेंस है, कितने चीफ सेक्रेटरीज अभी तक सिविल सर्वेंट्स, फीमेल सिविल सर्वेंट्स हैं? वी डोंट नो, वी आर नॉट हैविंग वेरी फ्यू। तो इसका मतलब ये जो ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस इज आल्सो हियर प्लेगिंग द पब्लिक सिविल सर्वेंट्स। वी कैन टॉक अबाउट द सिस्टमिक इश्यूज, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ट्रांसफर्स होता है, स्ट्रेस होता है फीमेल सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, इस चीज इन सारी चीजों को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फाइनली वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। हम लोग बात कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग को वर्क प्लेस पॉलिसीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट हाउ शी लीड्स, जो यूएन का यूएन विमेन का इनिशिएटिव है, उसको हम लोग और ज्यादा इम्पेटस दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स दे सकते हैं, रिमोट वर्क ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि दे कैन वर्क फ्रॉम होम और दे कैन वर्क फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशंस। एंड फाइनली वी कैन टॉक अबाउट इंक्रीजिंग विमेन इन डिसीजन मेकिंग रोल्स, मतलब जो जेंडर कोटाज होते हैं हायर पोजीशंस पर, वहां पर उनको देना चाहिए। 33% जो रिजर्वेशन मॉडल है विमेन इन लोकल बॉडीज, उसको अभी हम लोग ने और सभी जगह इंप्लीमेंट किया, तो वही रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भी लाना चाहिए, क्योंकि अंटिल अनलेस वी आर नॉट जेंडर इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर, देन वी कैन नेवर बी एबल टू fulfill the aspirations of the people.
फाइनली कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हमारे गवर्नेंस का की होना चाहिए, जो कि एक हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं यूएनडीपी 2021 के रिपोर्ट से, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फीमेल सिविल सर्वेंट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो उसके मतलब कि जैसे स्मिता सब्रवाल मैम का आईएएस ऑफिसर नोन फॉर ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो थे, जो बैरियर्स, उसका एग्जांपल हम लोग कोट कर सकते हैं। विमेन ऑफिसर्स स्पेसिफिकली इन कॉम्बैट रोल, उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सेंसिटाइज करना, सेक्सुअल हेरेसमेंट वाले एलिमेंट को हाईलाइट करना, वर्क कल्चर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, इन सारी चीजों को अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं, देन I hope we would be able to effectively address the demand of this question. Okay. Now let's see the last question of our GS paper 4 analysis, which is about Mission Karmayogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behavior to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level? ठीक है, इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है? मिशन कर्मयोगी के स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, हाउ इट इज एम्पावरिंग द सिविल सर्वेंट देमसेल्व्स, और किस तरीके से ये सिटीजन को सर्व बेटर करता है, इस चीज को हमें हाईलाइट करना है। एंड फाइनली इसका ग्रास रूट लेवल पर इंपैक्ट क्या होगा, इन तीन एस्पेक्ट को हमें यहाँ पर कवर करना है। और इसमें मिशन कर्मयोगी का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जो आरंभ इनिशिएटिव है, जो कि राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। गांधी जी का जो सर्वोदय प्रिंसिपल है, उसको यहाँ पर हम लोग कोट कर सकते हैं, जो कि मतलब ये किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से आ रहा है, स्पेसिफिकली जो आ रहा है वो पब्लिक सर्विस वैल्यूज और कॉम्पिटेंस से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर रिफॉर्म्स इन द परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल वाले एस्पेक्ट को हम लोग हाईलाइट करते हैं इन द सिविल सर्वेंट्स, देन वी वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके सबसे पहला की एम क्या है वो बता सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग डेटा ड्रिवन होना चाहिए, बेटर गवर्नमेंट सिटीजन जो इंटरेक्शन होना चाहिए, और इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाने हैं। इस तरीके से होगा तो यू वुड बी एबल टू यूज दीज कीवर्ड्स इन द आंसर्स। रिपीटिंग माय पॉइंट, देन हाउ विल इट एम्पावर द सिविल सर्वेंट्स। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आई गॉट कर्मयोगी जो है, जहां पर 15 लाख ऑफिसर्स को डेटा एनालिटिक्स में ट्रेनिंग दी गई है, उनको ऑनलाइन लर्निंग और करियर मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, बिहेवियरल एंड फंक्शनल रोल्स रिफॉर्म्स किए गए हैं, स्पेसिफिकली जो 360 डिग्री जो फीडबैक सिस्टम होता है, किसी भी पॉइंट पर फीडबैक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया है, और मेरिट बेस्ड प्रोग्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब बायसेस होने चाहिए, वी हैव टू हैव अ मेरिट बेस्ड अप्रेजल सिस्टम। और कोलैबोरेटिव लर्निंग इकोसिस्टम को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से कर्मयोगी भारत जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो हम लोग ने मैनेज किया है, उसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। फाइनली वी कैन टॉक अबाउट किस तरीके से सेल्फ ड्रिवन एंड मैंडेटेड लर्निंग पाथ जो होता है वो कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिहेवियरल फंक्शनल डोमेन कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने में हेल्प करता है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट किस तरीके से ये चीजें कॉम्पिटेंसीज और रोल्स के हिसाब से अलाइन करनी चाहिए, जैसे जैसे उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं। लेट्स से ऑफिसर इज इन सर्विंग इन एजुकेशन डोमेन, हम if we are talking about let's say he is working in textile industry, then जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके कमेंसरेट उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करना चाहिए, या फिर उनको जॉब रोल्स वैसे ऑफर करने चाहिए जो कि उसके कॉम्पिटेंसीज से अलाइन करते हो, सो दैट कि जो फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है serving the citizen could be achieved. Okay, so this is it, this is all about this discussion. I hope दिस वॉज क्वाइट फ्रूटफुल डिस्कशन। आई होप इस डिस्कशन के बाद अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द की लर्निंग्स फॉर मेंस 2025 एस्पिरेंट्स। आपको अभी ये करना है कि अभी आपने ओवरऑल ये डिस्कशन देख लिया, आपने ये एक एक क्वेश्चन को बहुत ही हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ लिया। आपको सुपरफिशियली इसको नहीं देखना है, आपको पूरा एनालाइज करना है। वंस यू हैव एनालाइज एवरीथिंग, एवरी सिंगल क्वेश्चन, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड, टेक आउट ब्लैंक शीट्स जिसमें क्वेश्चंस लिख लो या फिर क्वेश्चंस आप किसी भी क्वेश्चन पेपर से ले लो, देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। जिस सब पार्ट से जैसे हम लोग ने हाईलाइट किया उस तरीके से आप लोग को कवर करते हुए आपको आंसर लिखना है, एंड दिस विल ब्रेक योर इनर्शिया। प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सुन लो। अगर आप आंसर अभी नहीं लिखोगे तो कभी नहीं होगा, और अभी जस्ट यू आर हैविंग 2 to 3 months फॉर टू डिवोट टू मेंस। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप इसको दोबारा से पढ़ पाओ, आप इसको दोबारा से लिख पाओ, आप क्योंकि प्रीलिम्स के बाद देयर इज वेरी ब्रीफ पीरियड। इस बार तो अराउंड 80 days आर ओनली लेफ्ट, प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो गैप है, उसमें से 10-15 दिन तो जाएगा रिजल्ट के एंक्सियसनेस में, तो यू आर इफेक्टिवली हैविंग 60-65 days, और 60-65 days में if you haven't prepared it very well, if you haven't practiced to a certain extent, you would never ever be able to write good answers during those 3 months. ठीक है, that is the reason I am suggesting, I am requesting you, please listen to me। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको आपको कोई डाउट है, you put it in the comment section below. If you are finding it difficult, please join the टेलीग्राम चैनल which is whose link would be in the description below। वहां पर आप चीजों को शेयर करो। आई पर्सनली गाइड पीपल, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद मी इन माय पर्सनल कैपेसिटी, और मैं उनको काफी अच्छे तरीके से हेल्प कर पा रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। उनके पेपर्स को इवैल्यूएट करना, उनको पर्सनलाइज्ड सजेशंस देना, इस तरीके से हम लोग चीजों को कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, आपसे ये समझ लो कि ये तो होगा सेक्शन ए का जो हम लोग ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट में हम लोग केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और ओवरऑल इससे हमारी लर्निंग ये मिल रही है कि ओवरऑल हमारी जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बहुत ही ऑथेंटिक और कॉम्प्रिहेंसिव और होलसम होना चाहिए। नोट्स आपका इस तरीके से मैप बेस्ड होना चाहिए, ना कि एकदम आप वर्बोज लिखे ही जा रहे हैं। सिर्फ कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हेल्प नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एआई पूछा गया था, एआई में जबरदस्ती आप मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अगर नहीं है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, मिसयूज ऑफ एआई उस तरीके से, वहां पर वो पूछ रहे हैं डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट बोल रहे हो, तो मतलब अगर वो सुटेबल नहीं है तो उसको उस तरीके से यूज नहीं करना, कीवर्ड का भरोसे नहीं चलना है, आपको होलसम ढंग से प्रिपेयर करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, एंड फाइनली we would be getting the best result which is possible. All right, I hope this discussion was of some help to you. Thank you so much for your patient listening. Thank you so much for listening till the end, क्योंकि इतना पेशेंस, इतना लास्ट एंड तक चीज़ों को देखना, इतना अटेंशन स्पैन रखना इज वेरी वेरी रेयर, एंड इफ यू डिड देन kudos to you. Please write in the comment section below कि मतलब I have the attention span which is required for clearing UPSC civil services exam. राइट इट इन द कमेंट सेक्शन में। भूल जाओ कौन देख रहा है, आपको कमिटेड होना है, आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है, उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो एकदम रगड़ के जम के तैयारी करेंगे और विल बी एबल टू क्रैक इट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।